बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट ट्यूटर्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। अनबॉर्न पर्सन के फेवर में प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर की जाती है, यानी ऐसा पर्सन जो अभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ, तो उसके फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का कौन सा प्रोसीजर है, उसकी कौन सी कंडीशंस हैं। तो इसके रेलिवेंट सेक्शंस हैं सेक्शन 13, 14, 15, 16, 18 एंड 20। इन सारे सेक्शंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अब ये इसकी आउटलाइन है। अब सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 13, ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए ट्रांसफर। अब जब एक बंदा किसी ऐसे पर्सन के बेनिफिट के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करता है जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, यानी अनबॉर्न पर्सन के फेवर में अगर एक बंदा इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहता है तो उसको पहले लिविंग पर्सन के फेवर में प्रियर इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा और प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर करनी होगी। अब जैसे कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट होता है उसमें जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है वो लिविंग टू लिविंग होती है, यानी जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है वो भी लिविंग होना चाहिए और जो प्रॉपर्टी रिसीव कर रहा है वो भी लिविंग होना चाहिए। तो अगर एक बंदा लिविंग है वो अनबॉर्न पर्सन के फेवर में डायरेक्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि अनबॉर्न पर्सन वो नॉन लिविंग है, यानी अभी तक पैदा नहीं हुआ, उसको नॉन लिविंग माना जाता है। अब अनबॉर्न पर्सन का ये मतलब नहीं है कि वो माँ के पेट में मौजूद है, यानी वो माँ के पेट में अभी मौजूद भी नहीं है, उसको भी अनबॉर्न कहा जाता है। एक बंदा कहता है कि जब मेरे बेटे का बेटा होगा उसको ये प्रॉपर्टी देना, उसके बेटे की भी शादी नहीं हुई अभी तक, उसने पहले ही अपने पोते के फेवर में इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। तो बताने का मकसद यही है, अनबॉर्न पर्सन का मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा पेट में है। अब अनबॉर्न पर्सन के फेवर में जो इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है वो हमेशा एब्सोल्यूट होना चाहिए, यानी जो प्रॉपर्टी अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर की जाएगी एब्सोल्यूटली ट्रांसफर की जाए, यानी वो कंप्लीट ओनर बनना चाहिए उसका। जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है वो ऐसा नहीं कह सकता अनबॉर्न पर्सन का लिमिटेड इंटरेस्ट होगा, यानी वो आगे किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। अगर उस पे ये बार लग जाता है कि ये आगे पर्टिकुलर बंदों को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकेगा, तो इसका मतलब वो ओनर ही नहीं हुआ। ओनर का मतलब ही यही है कि वो प्रॉपर्टी को सेल करे, डिस्पोज कर सके, एंजॉय कर सके, एलिनेट कर सके, वो इंटरेस्ट एब्सोल्यूट होना चाहिए। अब इसके हम एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ेंगे, इससे आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट कहता है अगर एक पर्सन अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है तो उसको प्रियर इंटरेस्ट लिविंग पर्सन के फेवर में क्रिएट करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होती है उसमें जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है वो लिविंग टू लिविंग होती है, जिंदा पर्सन से ट्रांसफर होती है जिंदा पर्सन को। अनबॉर्न पर्सन है वो तो अभी तक एग्जिस्टेंस में ही नहीं, उसको लिविंग नहीं माना जाता, उसको वो बंदा डायरेक्टली प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता, इसलिए उसको प्रियर इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा है ए, वो अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है तो वो डायरेक्टली उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी लिविंग टू लिविंग पर्सन ट्रांसफर होती है अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। वो प्रियर इंटरेस्ट क्रिएट करेगा लिविंग पर्सन के फेवर में। ए एक बंदा चुनेगा, वो है बी के लिविंग है, मौजूद है, उसके फेवर में प्रियर इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। उसको कहेगा कि ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को फिलहाल मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, जैसे ही ये बच्चा पैदा होगा फिर आप ये प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर कर देना। पहला एसेंशियल एलिमेंट ये कहता है कि अगर एक बंदा अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है तो वो डायरेक्टली प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसको एक लिविंग पर्सन के फेवर में प्रियर इंटरेस्ट यानी टेम्पररी इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा, इस कंडीशन के साथ कि जैसे ही अनबॉर्न पर्सन पैदा होगा फिर उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाए। अब जब अनबॉर्न पर्सन पैदा होगा तब उसको लिविंग माना जाएगा और जिस बंदे के फेवर में प्रियर इंटरेस्ट क्रिएट किया गया वो भी लिविंग है। अब ये प्रॉपर्टी लिविंग टू लिविंग ट्रांसफर होगी। अब सेकंड एसेंशियल एलिमेंट है कि अनबॉर्न पर्सन मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस व्हेन ए पर्सन इन हुज फेवर प्रियर इंटरेस्ट वाज क्रिएटेड इज डाइड। तो अनबॉर्न पर्सन है उस वक्त मौजूद होना चाहिए जब जिस बंदे के फेवर में प्रियर इंटरेस्ट क्रिएट किया गया वो मर जाता है, तो उस वक्त अनबॉर्न पर्सन एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, यानी पैदा होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर बी के फेवर में प्रियर इंटरेस्ट क्रिएट किया गया था, बी जिंदा है तो अनबॉर्न पर्सन पैदा हुआ। अब जैसे ही अनबॉर्न पर्सन पैदा हुआ इस वक्त यानी बी जो है वो जिंदा होना चाहिए। अब अगर ऐसा होता है बच्चा पैदा ही नहीं होता उससे पहले ही बी मर जाता है, यानी जिसके फेवर में प्रियर इंटरेस्ट क्रिएट किया गया था, तो जो प्रॉपर्टी है वो वापस ए को चली जाएगी। सेकंड एलिमेंट ये कहता है कि अनबॉर्न पर्सन उस वक्त एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, यानी पैदा होना चाहिए जिस वक्त वो बंदा मर जाता है जिसके फेवर में प्रियर इंटरेस्ट क्रिएट किया गया था।
अब थर्ड एसेंशियल एलिमेंट है अनबॉर्न पर्सन के फेवर में जो इंटरेस्ट क्रिएट किया जाएगा वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, यानी उसको कंप्लीट ओनरशिप मिलनी चाहिए। ऐसे नहीं हो कि वो ये कंडीशन रखे ये बच्चा प्रॉपर्टी को आगे किसी को शेयर नहीं कर सकेगा या सेल नहीं कर सकेगा, तो ऐसा लिमिटेड इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करना चाहिए। अब फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट कहता है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसको वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाता है, अगर ट्रांसफर की कंडीशंस में उसके उलट नहीं लिखा हुआ। अब वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिंजेंट इंटरेस्ट को हमने दूसरे वीडियो में डिटेल से पढ़ा हुआ है। अब थोड़ा मैं यहाँ पर उसको क्लियर कर देता हूँ कि वेस्टेड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जब किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी हो ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट के हैपन होने पे अगर किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी हो, वो ऐसा इवेंट हो जो जरूर हैपन होगा, तो इस सिचुएशन में उसको कहा जाएगा कि ये वेस्टेड इंटरेस्ट है। कंटिंजेंट इंटरेस्ट होता है वो ऐसा इंटरेस्ट होता है कि जब किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी हो ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, जो इवेंट हैपन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उस सिचुएशन में उसको कहा जाएगा कंटिंजेंट इंटरेस्ट। मिसाल के तौर पर एक बंदा कहता है ये प्रॉपर्टी पर्टिकुलर बंदे को तब ट्रांसफर करना जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाए। अब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत सकता भी है नहीं भी सकता, ये जो इंटरेस्ट है इसको कंटिंजेंट इंटरेस्ट माना जाएगा। लेकिन अगर एक बंदा कहता है कि ये जो बच्चा है, जैसे ही ये बच्चा 18 साल का हो जाता है तो इसको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देना। तो अगर बच्चा पैदा हुआ है तो जाहिर बात है वो 18 साल का भी होगा, यानी ये जो इवेंट है ये जरूर हैपन होगा। इस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट को वेस्टेड इंटरेस्ट माना जाएगा। अब हम आते हैं अपने एसेंशियल एलिमेंट पे। अगर कोई भी कंडीशन नहीं रखी गई, सिर्फ ये कहा गया था कि जैसे बच्चा पैदा होगा प्रॉपर्टी उसकी होगी, जैसे बच्चा पैदा होगा तो उसके फेवर में वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी उसको उसी वक्त नहीं मिलेगी। बच्चा पैदा हो गया, जैसे ही वो मेजर होगा यानी 18 साल का होगा फिर उसको वो प्रॉपर्टी मिलेगी। लेकिन अगर उस ट्रांसफर के टर्म्स और कंडीशंस में ट्रांसफर ने यानी जो ए है उसने ये कहा था कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देना, उस ट्रांसफर के टर्म्स और कंडीशन को फॉलो करते हुए वो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन अगर उसने कोई भी ऐसी चीज मेंशन नहीं की थी, ये चीज इम्प्लाइड है कि जैसे बच्चा पैदा होगा उसको उस वक्त प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, सही अब वो मेजर होगा फिर ही उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। जैसे बच्चा पैदा नहीं हुआ था, बंदे ने कहा था जैसे ही बच्चा पैदा होगा, बच्चा पैदा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। इस सिचुएशन में ये जो इंटरेस्ट है इसको कंटिंजेंट इंटरेस्ट माना जाएगा। इससे बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा हुआ है तो जाहिर बात है 18 साल का भी होगा, इससे ही बच्चा पैदा होगा तो उसके फेवर में वो जो इंटरेस्ट है कंटिंजेंट इंटरेस्ट से अब वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाएगा। अब एक केस ला है टेगोर वर्सेस टेगोर 1872। इसमें कोर्ट की तरफ से ये हेल्ड किया गया था कि एक पर्सन को कब बार्न माना जाता है, यानी कब ये माना जाता है कि वो पैदा हो चुका है। इस केस में ये कहा गया था कि जो फीटस है, इन्फेंट जो बच्चा माँ के पेट में है, पेट के अंदर बच्चे को बार्न माना जाता है। अगर बच्चा पेट में नहीं है तो इसका मतलब वो अभी तक अनबार्न है, लेकिन जैसे ही वो मदर कंसीव करती है उसके पेट में फीटस होता है, बच्चा पल रहा होता है, उसको बार्न माना जाएगा। वो ऐसा ही समझा जाएगा कि ये बच्चा अभी मौजूद है, कोई भी बंदा उस बच्चे को कोई भी प्रॉपर्टी गिफ्ट वगैरह कर सकता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो बच्चा है कब उसको बार्न माना जाता है, इस केस का हवाला देते हुए आप कह सकते हो कि बच्चा जब माँ के पेट में हो तो उसको बार्न माना जाता है फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग ट्रांसफर ऑफ गिफ्ट्स। मेन सेक्शन यही था, सेक्शन 13। अब है सेक्शन 14, रूल अगेंस्ट परपीचुइटी। अब पहले इस सेक्शन के पर्पस को समझते हैं। जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि जो प्रॉपर्टी हो वो फ्री फ्लो में हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन के फेवर में लिमिटेड ना हो, जो कि इकोनॉमी के लिए भी सुइटेबल नहीं है और पब्लिक पॉलिसी के लिए भी सुइटेबल नहीं है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है ए, बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और ये कंडीशन लगाता है कि ये बंदा इस प्रॉपर्टी को आगे सेल नहीं कर सकता या किसी पर्टिकुलर बंदे को सेल नहीं कर सकता। इसके खिलाफ ये सेक्शन 14 ऐड किया गया है, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। यानी जब भी आप किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो तो उसके फेवर में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट करो, यानी उसको कंप्लीट ओनर बना दो ताकि वो आगे उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सके। अगर एक प्रॉपर्टी सिर्फ एक ही बंदे के फेवर में होगी, ये पब्लिक पॉलिसी के भी खिलाफ है और इकोनॉमी के भी खिलाफ है। बेयर एक्ट की डेफिनेशन देखते हैं, कहता है कि कोई भी बंदा किसी भी प्रॉपर्टी में परपिचुअली लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकता। कोई भी बंदा ऐसा नहीं कह सकता कि ये प्रॉपर्टी मैंने जो बी को ट्रांसफर की है ये हमेशा इसकी ही रहेगी, ये आगे किसी को सेल नहीं कर सकेगा। फिर भी एक बंदा लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है सिर्फ उस टाइम से लेकर जब प्रियर इंटरेस्ट या लाइफ इंटरेस्ट किसी के फेवर में क्रिएट किया गया था, उस टाइम से लेकर तब तक वो बच्चा
मेजर हो जाए उस टाइम तक वो लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है। अब मिसाल के तौर पर जो ए है वो प्रॉपर्टी अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर करना चाहता है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं कर सकता, तो उसने प्रियर इंटरेस्ट बी के फेवर में क्रिएट किया। बी के फेवर में प्रियर इंटरेस्ट क्रिएट किया 2010 में, इसके बेनिफिट के लिए, बच्चे के बेनिफिट के लिए, यानी अल्टीमेटली वो प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर होनी है। बच्चा 2011 में पैदा हुआ, ही पैदा हुआ उसको वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब वो प्रॉपर्टी उसको तब मिलेगी जब वो 18 साल का होगा। वो बच्चा 2029 में 18 साल का होगा। 2010 से लेकर 2029 तक जो ए है वो बी के फेवर में लिमिटेड इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। उस वक्त तक वो प्रॉपर्टी बी की होगी, उसके बाद ये सी को ट्रांसफर हो जाएगी। सी उस प्रॉपर्टी का सल्यूट ओनर बन जाएगा। अगर वो चाहे तो उसको सेल कर सकता है, चाहे तो सेल ना करे। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी सिंपली ये कहता है कोई भी बंदा किसी के भी फेवर में लिमिटेड इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकता, सिर्फ उस टाइम तक कर सकता है जब बंदे के फेवर में प्रियर इंटरेस्ट क्रिएट किया गया था अनबॉर्न पर्सन के फेवर में, और जब अनबॉर्न पर्सन मेजर होता है। उस प्रियर इंटरेस्ट क्रिएट करने से लेकर बच्चे के मेजर होने तक के टाइम तक एक बंदा लिमिटेड इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है। अब सेक्शन 14 की एक एक्सेप्शन है, क्योंकि सेक्शन 14, 16 एंड 17 की भी है। अब ये एक्सेप्शन सेक्शन 18 में बताई गई है, ट्रांसफर इन परपेचुइटी फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक। जो रेस्ट्रिक्शंस सेक्शन 14, 16 और 17 में बताई गई हैं वो तब अप्लाई नहीं होंगी जब प्रॉपर्टी रिलीजन, नॉलेज, कॉमर्स, हेल्थ, सेफ्टी या दूसरे बेनिफिशियल ऑब्जेक्ट्स की एडवांसमेंट के लिए, की प्रोग्रेस के लिए ट्रांसफर की गई है। तो उस वक्त जो रेस्ट्रिक्शंस सेक्शन 14, 16 और 17 में बताई गई हैं वो अप्लाई नहीं होंगी। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है एक मदरसे के लिए या स्कूल के लिए, किसी हॉस्पिटल के लिए, ये पब्लिक बेनिफिट के लिए इसने ट्रांसफर कर दी, ये हमेशा के लिए ट्रांसफर कर सकता है। ये भी कह सकता है कि आगे इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इस सिचुएशन में ये कर सकता है, यानी वो लिमिटेड इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है। अब सेक्शन 15 कहता है ट्रांसफर टू द क्लास सम ऑफ होम कम अंडर सेक्शन 13 एंड 14। अब ये सेक्शन कहता है कि अगर क्लास ऑफ पर्सन के बेनिफिट के लिए इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, बहुत सारे बंदों के फेवर में इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, अब वो इंटरेस्ट कुछ पर्सन्स के लिए फेल हो जाता है क्योंकि वो सेक्शन 13 और 14 में बताए गए रूल्स को मीट नहीं करते, तो वो इंटरेस्ट सिर्फ उन पर्सन्स के लिए ही फेल होगा, सारे क्लास के लिए फेल नहीं होगा। मिसाल के तौर पर ए ने बी के फेवर में प्रियर इंटरेस्ट क्रिएट किया, किसके बेनिफिट के लिए? दो बच्चों के बेनिफिट के लिए। उसे कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है, अब ये दो बच्चे पैदा हों, आधी प्रॉपर्टी एक बच्चे को ट्रांसफर कर देना, आधी प्रॉपर्टी दूसरे बच्चे को ट्रांसफर कर देना। अब दोनों ही बच्चे पैदा हुए, लेकिन एक बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। अगर वो मरा हुआ पैदा हुआ तो वो लिविंग नहीं है, इसका मतलब प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो लिविंग टू लिविंग होती है, लेकिन जो मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है वो लिविंग नहीं है, वो सेक्शन 13 या 14 में बताए गए रूल्स को मीट नहीं करता, तो ये इंटरेस्ट उस बच्चे के लिए फेल हो जाएगा जो मरा हुआ पैदा हुआ। लेकिन जो सही सलामत पैदा हुआ उसके लिए फेल नहीं होगा, उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी। सेक्शन 15 सिंपली ये कहता है कि अगर बहुत सारे बच्चों के फेवर में इंटरेस्ट क्रिएट किया गया, में से कुछ बच्चे सेक्शन 13 या 14 के रूल्स को मीट नहीं करते, तो जो मीट नहीं करते उनके फेवर में इंटरेस्ट फेल हो जाएगा, जो मीट करते हैं उनको प्रॉपर्टी मिलेगी। सेक्शन 16 कहता है ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट ऑन द फेल्यूर ऑफ प्रियर इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है किसी भी पर्सन के बेनिफिट के लिए या क्लास ऑफ पर्संस के बेनिफिट के लिए, लेकिन वो इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर पर्सन के फेवर में फेल हो जाता है सेक्शन 13 या 14 की वायलेशन की वजह से। अगर सेक्शन 13 या 14 की वायलेशन की गई है किसी भी एक पर्सन के साथ, ये इंटरेस्ट दूसरे पर्सन के लिए भी फेल हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए एक केस है ग्रीश दत्त वर्सेस दत्तादिन 1934। अब इसमें क्या हुआ था कि ए ने बी के फेवर में प्रियर इंटरेस्ट क्रिएट किया था और उसे कहा कि अगर आपका बेटा पैदा होता है तो ये प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर कर देना। उसे कहा कि प्रॉपर्टी का वो एब्सोल्यूट ओनर होगा, यानी एब्सोल्यूट इंटरेस्ट उसको ट्रांसफर कर देना। फर्दर कहता है कि अगर आपका बेटा पैदा नहीं होता, बेटी पैदा होती है, ये प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर कर देना, लेकिन उसको लिमिटेड इंटरेस्ट ही ट्रांसफर करना, यानी आगे वो किसी को सेल नहीं कर सकेगी। फर्दर कहता है कि अगर आपकी बेटी भी पैदा नहीं होती, ये प्रॉपर्टी अपने नेफ्यू को ट्रांसफर कर देना, उसके फेवर में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट करना। उसने कहा कि बेटे के फेवर में
एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट करना, ये चीज वैलिड है। सेक्शन 13 और 14 के रूल्स को मीट करती है। सेक्शन 13 और 14 भी यही कहते हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी वो एब्सोल्यूटली की जाएगी। उसने फर्दर कहा कि अगर आपका बेटा पैदा नहीं होता, बेटी पैदा होती है, तो उसको लिमिटेड इंटरेस्ट ही ट्रांसफर करना। अब ये चीज सेक्शन 13 और 14 के रूल्स के खिलाफ है। सेक्शन 14 साफ साफ कहता है अगर कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है वो एब्सोल्युटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे। सेक्शन 13 भी यही कहता है कि अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है तो उसको कंप्लीट ओनर बनाना चाहिए। वो बेटी को लिमिटेड ओनर बना रहा है तो ये चीज वैलिड है। ये सेक्शन 13 और 14 की वायलेशन है। तो अगर सेक्शन 13 या 14 की वायलेशन की गई है डॉटर के केस में, ये इंटरेस्ट फेल हो जाएगा नेफ्यू के लिए भी। यानी नेफ्यू जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी है उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है, वो तो सेक्शन 13 और 14 की रिक्वायरमेंट्स को रूल्स को मीट कर रहा है। क्योंकि ऊपर वाले केसेस में सेक्शन 13 और 14 की वायलेशन की गई है, इसलिए ये जो इंटरेस्ट है पूरे क्लास के लिए ही फेल हो जाएगा। तो सेक्शन 15 ये कहता है कि अगर क्लास ऑफ पर्सन के फेवर में इंटरेस्ट क्रिएट किया गया, उनमें से कुछ लोग सेक्शन 13 या 14 के रूल्स को मीट नहीं कर रहे, इंटरेस्ट फेल हो जाएगा सिर्फ उन लोगों के ही फेवर में। इस सिचुएशन में कोई भी इंटेंशनली सेक्शन 13 या 14 की वायलेशन नहीं की गई थी, इसलिए जो इंटरेस्ट है वो सारे क्लास के लिए फेल नहीं हो रहा था। लेकिन सेक्शन 16 में जो डाटर के फेवर में लिमिटेड इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, इंटेंशनली किया गया है, सेक्शन 13 और 14 साफ साफ कहते हैं कि लिमिटेड इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करना चाहिए, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए। ये सेक्शन 13 और 14 की वायलेशन है। ये वायलेशन इंटेंशनली की गई है, इसलिए जो इंटरेस्ट है वो सारे क्लास के लिए ही फेल हो जाएगा। अब सेक्शन 16 की भी एक्सेप्शन है जो हमने अभी पढ़ी। जो एक्सेप्शन सेक्शन 18 में बताई गई है कि अगर प्रॉपर्टी पब्लिक बेनिफिट के लिए यूज हो रही है तो उस सिचुएशन में सेक्शन 16 अप्लाई नहीं होगा। इसको एक एग्जांपल से समझो। मिसाल के तौर पर ये जो नेफ्यू है, नेफ्यू के फेवर में इंटरेस्ट है वो फेल हो रहा है कि नेफ्यू की जगह अगर हॉस्पिटल होती, वो प्रॉपर्टी स्कूल के लिए दी गई है या मदरसे के लिए दी गई है या किसी भी पब्लिक बेनिफिट के लिए दी गई है, इस सिचुएशन में ये इंटरेस्ट फेल नहीं होगा हॉस्पिटल के फेवर में, स्कूल के फेवर में या मदरसे के फेवर में। इस वीडियो का हमारा लास्ट सेक्शन है सेक्शन 20, व्हेन अनबॉर्न पर्सन एक्वायर्स ए वेस्टेड इंटरेस्ट। अब कब अनबॉर्न पर्सन को वेस्टेड इंटरेस्ट मिलेगा? अब जब अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, तो जैसे ही वो बच्चा पैदा होता है तो उसको वेस्टेड इंटरेस्ट मिलेगा। अगर ट्रांसफर के टर्म्स और कंडीशंस में उसके उलट नहीं लिखा हुआ, मिसाल के तौर पर ए ने बी के फेवर में प्रेयर इंटरेस्ट क्रिएट किया और कहा कि इससे सी पैदा होगा, प्रॉपर्टी उसकी होगी। अगर ए ने ये मेंशन किया था कि जैसे ही सी पैदा होगा ये प्रॉपर्टी उसको उसी वक्त ट्रांसफर हो जाएगी, उसको उसी वक्त हो जाएगी, लेकिन अगर ये चीज मेंशन नहीं की गई थी, सिर्फ ये कहा गया था मैं सी के फेवर में इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो जो बच्चा पैदा होगा के पैदा होते ही उसको वेस्टेड इंटरेस्ट मिलेगा। यानी अब बच्चे को प्रॉपर्टी तब मिलेगी जब वो मेजर होगा, 18 साल का होगा। वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिजेंट इंटरेस्ट में मैंने आपको अभी बता दिया। जब तक सी पैदा नहीं होता, यानी अभी तक पेट में भी नहीं है, पेट में है लेकिन पैदा नहीं हुआ, उसके फेवर में कंटिजेंट इंटरेस्ट है। पैदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब जैसे ही वो पैदा होता है उसके फेवर में वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, यानी वो 18 साल का होगा ही उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। अब वो 18 साल का तो होगा ही होगा, पैदा हुआ है तो 18 साल का भी होगा। कंटिजेंट और वेस्टेड में यही डिफरेंस है। अगर किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी है ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, तो इवेंट जरूर हैपन होगा, वो वेस्टेड इंटरेस्ट है। जो इवेंट हैपन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसको कंटिजेंट इंटरेस्ट माना जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। रिक्वेस्ट एक ही करूंगा कि एक छोटा सा कोई सा भी कमेंट लाजमी कर दो और ये वाली इंस्ट्रक्शंस भी जरूर फॉलो करो। अगर आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के नोट्स चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अगर दूसरी वीडियोस देखना चाहते हो, आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। अगर आपको लाकर रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में एलएसपी लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कांसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहां पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको।